आज हम यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 3 परागण, निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण के परिवर्धन का, या यूँ कह सकते हैं कि पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो की स्टडी करेंगे, या उस पर हम डिस्कस करेंगे। अब इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखिए क्या क्या है, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, एक तो पॉलिनेशन किसे कहेंगे, ठीक है, दूसरा फर्टिलाइजेशन किसे कहेंगे, तीसरा है हम एंडोस्पर्म व एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, इस टॉपिक पर भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनेशन यानी परागण किसे कहते हैं। पॉलिनेशन किसे कहेंगे हम, जब पोलन ग्रेन्स किसी भी पोलन सेक से पोलन ग्रेन्स निकलकर किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाए तो उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। या यूं भी कह सकते हैं हम कि परागकण अपने एंथर्स से निकलकर किसी भी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो उसे हम पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। इसके लिए दो मेन चीज़ अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक तो पोलन ग्रेन का पोलन सेक से निकलना, यानी परागकण का एंथर से निकलना, और दूसरा क्या ध्यान रखना है हमको कि जो वो पोलन ग्रेन्स जो निकले वो स्टिग्मा पर कैसे ट्रांसफ़र हो जाए, यानी पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होना पॉलिनेशन कहलाता है। इसके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, पक्षी द्वारा, कीट द्वारा, या फिर चमगादड़ द्वारा भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जो पॉलिनेशन है उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहेंगे हम, कि जब एक प्लांट एक ही हो, एक प्लांट के एक फ्लावर से पोलन ग्रेन निकलकर उसी प्लांट की स्टिग्मा पर चले जाए, और या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्लावर एक ही हो, उस फ्लावर से परागकण निकलकर उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर चले जाए, या फिर प्लांट एक ही हो और एक फ्लावर से तो पोलन ग्रेन निकले और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर वो पोलन ग्रेन चले जाएं, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन की 2 टाइप्स है, एक तो ऑटोगेमी और एक है जिटनोगेमी। ऑटोगेमी देखिए यहाँ पे डायग्राम में, ऑटोगेमी के अंदर क्या होगा, प्लांट एक है, उसका एक ही फ्लावर है, एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन, यानी एक फ्लावर से परागकण निकलकर उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर चले जाए, यानी फ्लावर वो का वही है, पोलन ग्रेन निकले एंथर से और उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर चले जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ऑटोगेमी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है पी मटर। दूसरा क्या है, जिटनोगेमी। जिटनोगेमी में क्या होता है, प्लांट एक ही रहेगा, एक प्लांट के एक फ्लावर से क्या निकलेंगे, एंथर निकलेंगे, परागकण निकलेंगे, वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर चले जाएं। वापस समझ लीजिए, जिटनोगेमी में क्या होता है, प्लांट एक ही है, फ्लावर अलग अलग है, एक ही प्लांट के एक फ्लावर से परागकण निकलकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे, जिटनोगेमी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है मेज़, मक्का। अब ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया दोनों तरह के। अब है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, इधर डायग्राम में देखिए कि एक ही पादप, प्लांट एक है, उसके एक फ्लावर से एंथर्स या परागकण निकलेंगे, वो उसी स्पीसीज़ के दूसरे पादप के फ्लावर के ऊपर चले जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। वापस समझ लीजिए, एक पादप के फ्लावर से एंथर से परागकण निकलकर उसी स्पीसीज़ के दूसरे पादप के फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाएं। ये देखिए, ये एक प्लांट से एंथर्स या परागकण निकलकर दूसरे पादप के स्टिग्मा पर चले गए, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पिटूनिया। इस क्रॉस पॉलिनेशन को हम जिनोगेमी भी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम क्या है, जिनोगेमी, ठीक है। अब देखिए अपन इसकी एडेप्टेशंस देखेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन की एडेप्टेशंस देखेंगे पहले। यानी सेल्फ पॉलिनेशन की एडेप्टेशन यानी स्व परागण के अनुकूलन क्या क्या है, कि किसी भी फ्लावर में स्व परागण होता है तो उसके लिए क्या क्या अनुकूलताएं होती है कि उसके अंदर स्व परागण हो। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी में क्या होगा,
जो फ्लावर है उसमें नर जनन अंग भी होंगे और मादा जनन अंग भी होंगे। यानी फ्लावर कैसा होगा? द्विलिंगी फ्लावर होगा। द्विलिंगी फ्लावर में क्या होगा? नर जनन अंग भी है और मादा जनन अंग भी है, दोनों हैं, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसी के एंथर उसी के स्टिग्मा पर चले जाए। तो इसको हम, इसका एग्जाम्पल है पी मटर में। दूसरा पॉइंट है होमोगेमी। होमोगेमी में क्या होगे कि फ्लावर में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र तो दोनों हैं, और दोनों का परिपक्वन भी क्या हो, मैचुरेशन दोनों का एक ही समय पर हो। जैसे जब स्टेमन परिपक्व हुए तब इसकी स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र भी तभी परिपक्व होने चाहिए। यानी दोनों, जिसको हम बोलेंगे एंड्रोशियम और गाइनोशियम, दोनों एक ही समय पर परिपक्व होंगे। तब क्या होगा कि जब स्टेमन से यानी उसके एंथर से परागकण निकलेंगे या परागकण स्फुटित होंगे, तब अपनी वर्तिका भी एकदम तैयार रहनी चाहिए। वर्तिका उसको एकदम तैयार रहेगी तो वहीं से पॉलन ग्रेन निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? होमोगेमी। यानी इसमें क्या होगा? मैचुरेशन जो है नर जनन अंग मादा जनन अंग, जिसको एंड्रोशियम और गाइनोशियम बोलेंगे, तो दोनों का एक समय पर ही होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट अडेप्टेशन का अपने बाइसेक्सुअलिटी हो गया। दूसरा होमोगेमी, तीसरा क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में क्या होगा? फ्लावर पूरी तरह बंद हो जाएगा। फ्लावर बंद है, यानी न तो अंदर से बाहर कुछ जा पाएंगे पॉलन ग्रेन्स, न बाहर से अंदर आ पाएंगे। तो फ्लावर बिल्कुल बंद है, तो कोई संभावना नहीं है कि परागकण बाहर से आए। तो अपने आप ही उसमें क्या होगा? अडेप्टेशन उसमें होगी, स्वयं परागण होगा। क्या होगा उसके अंदर? स्वयं परागण होगा, क्योंकि बाहर से फ्लावर बंद है। फ्लावर बंद है तो बाहर से कोई पॉलन ग्रेन या परागकण जिसको हम कहेंगे उस फ्लावर में आ ही नहीं सकते हैं। तो अपने आप ही उसको क्या बोलेंगे कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। ये क्लिस्टोगेमी का एग्जाम्पल है। यानी वापस समझ लो, नंबर 1 इसकी अडेप्टेशन है, स्वयं परागण का अनुकूलन नंबर 1 है। बाइसेक्सुअलिटी यानी नर जनन तंत्र नर और मादा जनन अंग दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। होमोगेमी में क्या होगा? उन दोनों का मैचुरेशन क्या होगा? एक ही टाइम पर होगा। यानी जब स्टेमन से परागकण परिपक्व होकर निकलेंगे तब वर्तिकाग्र भी एकदम तैयार होगी, तो वो वहाँ के परागकण निकलकर उसी के वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे। तीसरा है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में क्या होगा कि फ्लावर बिल्कुल बंद है, तो बाहर से पॉलन ग्रेन अंदर आ ही नहीं सकते और अंदर के बाहर नहीं जा सकते। तो अपने आप ही उसमें क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वयं परागण ही होगा। तो ये स्वयं परागण की अनुकूलता है अपनी। अब अपन पढ़ेंगे अडेप्टेशन। किसका पढ़ेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन का पढ़ेंगे। यानी अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, यानी पर परागण की क्या अनुकूलताएं होनी चाहिए। या किसी भी अपन कहते हैं प्लांट्स में, फ्लावर में कि पर परागण हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या अनुकूलताएं होनी चाहिए कि पर परागण हो। जैसे नंबर 1 सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी यानी फ्लावर में नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों हैं, दोनों मैच्योर भी भले एक टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन उसी फ्लावर के परागकण यदि उसी की वर्तिकाग्र पर चले जाएं, लेकिन उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, परागकण जो उसकी स्टिग्मा पर चले गए, वर्तिकाग्र पर चले गए, तो वो वहाँ अंकुरित नहीं हो पाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्वबंध्यता। क्या बोलेंगे? सेल्फ स्टेरिलिटी। यहाँ इसको हम स्वबंध्यता बोलते हैं। मतलब फ्लावर सेम है, अनुकूलताएं भी है, लेकिन परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर जाकर अंकुरित नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्वबंध्यता बोलेंगे। तो अपने आप ही उस फ्लावर पर अंकुरित नहीं होंगे तो उसके अंदर पर परागण होगा। दूसरा है यूनिसेक्सुअलिटी या डिक्लाइनी बोलते हैं। उसके अंदर यूनिसेक्सुअलिटी में क्या है कि 2 तरह के फ्लावर होते हैं। एक फ्लावर में तो केवल नर जनन अंग होंगे और दूसरे में क्या होंगे? मादा जनन अंग होंगे। अपने आप ही क्या होगा? इसके अंदर पर परागण होगा, क्योंकि एक फ्लावर के में से परागण निकलेंगे और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे। यानी दोनों ही अलग, यहाँ तो नर मतलब 2 तरह के फ्लावर हो गए, एक तो नर फ्लावर एक मादा फ्लावर, तो फ्लावर ही अलग अलग है, तो अपने आप उनमें क्या होंगे? पर परागण होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपन लौकी वगैरह का एग्जाम्पल देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि एक ही पौधे पर नर फ्लावर भी होंगे और मादा फ्लावर भी होंगे। तब क्या होगा कि उसी पौधे के एक जो फ्लावर नर फ्लावर है उससे परागकण निकलेंगे और मादा फ्लावर के ऊपर चले जाएंगे। तो कुछ उसको बोलते हैं कि स्वयं परागण जो अपन ने देखा उसका अनुकूलन है। ठीक है।
अब है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में क्या होगा कि जो अपन ने देखा नर और मादा दोनों एक ही फ्लावर में है, लेकिन उसका मैच्योरेशन अलग अलग है। यानी नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, एंड्रोशियम और गाइनोशियम जिसको बोलते हैं, उसका परिपक्वन ही अलग अलग समय पे होगा। यानी किसी में तो स्टेमन पहले परिपक्व हो जाएगा, लेकिन वर्तिकाग्र तैयार ही नहीं है, ठीक है ना। और या फिर कभी कभी क्या होगा, वर्तिका तो तैयार है लेकिन परागकण स्फुटित होकर पोलन सेक से निकले ही नहीं है। तो दोनों अवस्थाओं में क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, दोनों का परिपक्वन या मैच्योरेशन अलग अलग टाइम पर है। और अलग अलग टाइम पर होगा तो अपने आप ही उसमें क्या होगा, पर परागण ही संभव है, स्वपरागण हो ही नहीं सकता है। इस डाइकोगेमी को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो प्रोटेंड्री, दूसरा प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री में क्या होगा कि स्टेमन पहले परिपक्व हो जाएगा, स्टिग्मा परिपक्व नहीं होगी, स्टेमन पहले परिपक्व हो जाएगा, तो उसको प्रोटेंड्री बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल है चाइना रोज गुड़हल, ठीक है ना। दूसरा है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में क्या है, वर्तिकाग्र जो है स्टिग्मा पहले परिपक्व हो जाएगी और स्टेमन जो होंगे बाद में परिपक्व होंगे, यानी परागकण बाद में परिपक्व होकर स्फुटित होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनी बोलेंगे। यानी इन दोनों अवस्थाओं में क्या है, मैच्योरेशन दोनों का अलग अलग टाइम पर होगा, तो अपने आप ही इनमें स्वपरागण ना होकर क्या होगा, परपरागण ही होगा। तीसरा है अपना, चौथा है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी में क्या होगा, कुछ ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, कुछ क्या होंगे इनके फ्लावर में, स्ट्रक्चरल ऑब्स्टेकल ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि स्टिग्मा जो है वो स्टाइल जो है उसकी बहुत लंबी हो जाएगी, स्टाइल मानो इतनी लंबी हो जाएगी और उसके जो स्टेमन है वो नीचे तक ही रह जाएंगे, स्टेमन तो यहीं तक रह गए और स्टिग्मा इतनी लंबी हो गई। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल ऑब्स्टेकल बोलेंगे, क्योंकि परागकण तो नीचे ही रह जाएंगे और वर्तिकाग्र कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो अपने आप ही उसमें क्या होगा, स्वपरागण नहीं हो पाएगा। एक एग्जाम्पल हमने इसमें दे रखा है ग्लोरियोसा। क्या एग्जाम्पल है, ग्लोरियोसा। ग्लोरियोसा में क्या होता है कि जो परागकण है वो जब प्रस्फुटित हो जाते हैं तब उस फ्लावर से बहुत दूर गिर जाते हैं, यानी वर्तिका तो यहीं की है, वर्तिकाग्र तो यहीं का ही रह गया अपना, लेकिन परागकण क्या होंगे, वो पराग उससे एंथर से जब परिपक्व होंगे, एंथर फटेगा और परागकण जब निकलेंगे तो वो क्या होंगे, छिटक कर दूर दूर बिखर जाएंगे, तो अपने आप ही क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा, उसके अंदर क्या होगा, पर परागण ही होगा, या जिसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। अब लास्ट इसका पांचवा पॉइंट है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में क्या होता है कि दो तरह के फ्लावर होंगे, एक तो क्या होगा कि जिसके अंदर स्टेमन की लंबाई ज़्यादा होगी और स्टाइल की लंबाई क्या होगी, कम होगी, और दूसरी तरह के फ्लावर क्या होंगे, स्टेमन तो होगा छोटा और स्टाइल होगी लंबी। या हम यूँ कह सकते हैं कि पुंकेसर तो छोटे होते हैं और अपन यूँ माने कि जो वर्तिका है, वर्तिका तो है लंबी, पुंकेसर है छोटे, और एक में होंगे पुंकेसर तो लंबे और वर्तिका कैसी होगी, छोटी होगी, तब क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोस्टाइली बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर स्वपरागण नहीं हो सकता है, क्योंकि लंबे पुंकेसर है जो लंबी वर्तिका से ही को ही परागित करेगा और जो छोटा पुंकेसर है वो छोटी वर्तिका को ही परागित करेगा, तो इसको हम हेट्रोस्टाइली बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्रीमूला। समझ गए इसके अंदर क्या होगा कि भाई दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक तो स्टेमन छोटा और स्टाइल लंबी, दूसरे में स्टाइल छोटी और स्टेमन लंबा होगा, तो कुल मिला के इनमें क्या होगा, स्वपरागण नहीं होगा और परपरागण ही होगा। तो ये सारी अनुकूलताएं जो अपन ने पढ़ी है वो किसकी है, क्रॉस पॉलिनेशन की है, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन किस किस टाइप से होता है, यानी मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण की विधियाँ कौन कौन सी है। मैंने पहले भी बताया था कि परागण जो होता है वो किसी न किसी माध्यम से होगा, तो इसमें 5 अलग अलग इसको डिवाइड किया है। नंबर 1 है एनिमोफिली, जिसका एग्जाम्पल बता रखा है टाइफा। यानी एनिमोफिली में क्या होता है, वायु द्वारा परपरागण होता है, तो वायु द्वारा परपरागण यानी हवा के माध्यम से होगा। तो इसके अंदर मेन क्या होना चाहिए, जो पराग कण बने, पराग कण यानी पोलन ग्रेन जिसको बोलते हैं, वो कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, है ना, चिकने होने चाहिए, ठीक है। कभी कभी उस पर विंग्स लाइक स्ट्रक्चर भी होती है, ताकि ये सब होने से क्या होंगे, हल्के छोटे होंगे तो क्या होंगे, हवा में आसानी से उड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या, हवा से उड़कर
उसी पादप, उसी स्पीसीज़ के दूसरे पादप पर जाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ या ऑब्स्टेकल हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो वायु द्वारा जो परागित होते हैं उसमें क्या होता है, पराग कणों की संख्या बहुत सारी होती है। असंख्य पराग कण होंगे तो कोई ना कोई जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र पर चला जाएगा। फिर दूसरा है अपना हाइड्रोफिली, जिसको हम बोलते हैं जल द्वारा परागण। ठीक है ना। तो अपन कहते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे पौधे जल में रहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो जल में रह रहे हैं उन पौधों पे जल द्वारा ही परागण हो। उनमें जल में रहने वाले पौधों पर हवा द्वारा भी परागण हो सकता है, कीट द्वारा भी परागण हो सकता है। लेकिन हम ये देखते हैं, यहाँ उसकी स्टडी करेंगे कि जो पौधे जल में हैं उनमें जल के द्वारा, जल के माध्यम से कैसे परागण होता है। तो उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो हाइफाइड्रोफिली, दूसरा ईफाइड्रोफिली। वापस सुन लीजिए क्या है इसमें, हाइड्रोफिली को दो में, जल परागण को दो में डिवाइड किया, हाइफाइड्रोफिली और ईफाइड्रोफिली। हाइफाइड्रोफिली में क्या होता है कि जल, अपन देखते हैं जल की सतह है, तो जल की सतह के नीचे जो जल में डूबते हुए जो परागण होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइफाइड्रोफिली बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल है जोस्टेरा। दूसरा है ईफाइड्रोफिली। ईफाइड्रोफिली यानी ये जल की सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर जो जल के द्वारा परागण होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ईफाइड्रोफिली बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। तो ये अपना हो गया हाइड्रोफिली। नंबर 1 एनिमोफिली, वायु द्वारा। दूसरा हाइड्रोफिली, जल द्वारा। फिर है एंटोमोफिली, यानी ये किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है, कीट इंसेक्ट के द्वारा होता है, जैसे हनी बी है, बटरफ्लाई है, इनमें किसके द्वारा होगा, इनको हम क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली, यानी कीट परागण भी इसको बोलते हैं। तो इसके लिए क्या है, एक तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर होना चाहिए, यानी आकर्षक फ्लावर होना चाहिए, उसमें आकर्षक कलर होना चाहिए। इसके अलावा उसमें स्मेल भी स्पेसिफिक होनी चाहिए, यानी उस अलग तरह की खुशबू आनी चाहिए उसमें। और इसके अलावा मकरंद, जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, वो भी होना चाहिए। इन सबसे क्या होगा, ये कीट क्या होंगे, जैसे कीट हमने बताया हनी बी है, ज़्यादातर तो ये हनी बी में होते हैं। तो हनी बी में क्या होगा कि ये जब फ्लावर अट्रैक्टिव होंगे तो हनी बी उसकी तरफ आकर्षित होगी, उसका मकरंद चूसने के या नेक्टर पीने के लिए उसके ऊपर जाएगी। तो एक फ्लावर के ऊपर नेक्टर उस मकरंद पीने गई तो उसके चारों तरफ क्या चिपक जाएंगे, पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे। अब वो वहाँ से उड़कर दूसरे फ्लावर पे चली जाएगी, तो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चली गई तो वो परागकण क्या होंगे, उसके ऊपर गिर जाएंगे, तो उस पे परागकण उसकी स्टिग्मा पर चले जाएंगे। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली द्वारा, यानी कीट परागण बोलेंगे। ठीक है। अब है ऑर्निथोफिली, चौथा क्या है, ऑर्निथोफिली। इसके अंदर किसके द्वारा होता है, इसको हम पक्षी परागण भी बोलते हैं, यानी बर्ड्स के द्वारा परागण होता है। तो बर्ड्स के द्वारा परागण होने में कैसे होने चाहिए, एक तो फ्लावर कैसा होता है कि नली नुमा होता है तंबाकू के पौधे में, ठीक है ना। और एक अपन ने बॉटल ब्रश देखा, तो बॉटल ब्रश के अंदर क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लावर की क्या होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इसका फ्लावर भी कैसा होना चाहिए, उसमें खूब नेक्टर होना चाहिए, यानी मकरंद होना चाहिए, और बड़ा कलरफुल फ्लावर होना चाहिए, ताकि जो बर्ड है आकर्षित होकर उस फ्लावर पे बैठेगी। थोड़े चौड़े कपनुमा फ्लावर है तो उस पर बैठेगी, तो जो बर्ड है उसकी चोंच और उसके विंग्स वगैरह पर क्या होगा कि परागकण चिपक जाएंगे। अब वो वहाँ से उड़कर दूसरे फ्लावर पर जाएंगे, और दूसरे फ्लावर पर जाएंगे तो क्या होंगे, परागकण वहाँ पर गिर जाएंगे उसके वर्तिकाग्र पर, तो वहाँ उसको पॉलिनेशन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है बिग्नोनिया। ठीक है, 4 हो गए। 5वां है चेरिप्टेरोफिली, ठीक है ना। ये किसके द्वारा परागण होता है, चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। इसका एग्जाम्पल है एडेंसोनिया। तो चमगादड़ में परागण उसी फ्लावर में संभव है जो पुष्प रात्रि को ही खुलते हैं। तो रात्रि को खुलने वाले एक तो पुष्प बड़े भी होने चाहिए आकार में, एक कैसे होने चाहिए, उनमें बहुत मकरंद भरा हुआ होना चाहिए। तो उसकी खुशबू से चमगादड़ उसके ऊपर जाएंगे, और वहाँ से जब दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो वहाँ से पोलन ग्रेन चिपक कर दूसरे फ्लावर की वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, चमगादड़ द्वारा पर परागण बोलेंगे। तो ये सारे मेथड्स अपने किसके होंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के हो गए। अब आगे हम देखते हैं कि जब पोलन ग्रेन, परागण हम किसे कहेंगे, परागकण जो है वर्तिकाग्र पर आ जाए, यानी पोलन ग्रेन किस पे आ जाए, स्टिग्मा पर आ जाए।
तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन यानी परागण बोलते हैं। यहाँ तक आ गया। उसके बाद क्या होगा, इन जो पॉलन ग्रेन है उनमें जर्मिनेशन होगा। पॉलन ग्रेन का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा और पॉलन ट्यूब बनेगी। तो इस पॉइंट को अपन कहेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो वो कैसे होगी, जैसे ही वर्तिकाग्र के ऊपर या स्टिग्मा के ऊपर ये पॉलन ग्रेन आ गए तो ये स्टिग्मा जो है वो इससे एक स्पेसिफिक लिक्विड निकलता है, यानी स्टिग्मा से एक द्रव पदार्थ निकलता है। तो वो पॉलन ग्रेन को उचित माध्यम प्रदान करता है कि ये जर्मिनेट हो सके। इसके अलावा क्या होता है कि इस वर्तिकाग्र पर क्या होगा, स्टिग्मा पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो परागकण एक बार आ जाते हैं तो वहाँ से वापस हटते नहीं है, वापस वहाँ से हटने की संभावना कम हो जाती है। और दूसरा स्टिग्मेटल फ्लूइड होगा, वो उसको उचित माध्यम प्रदान करेगा ताकि वो जर्मिनेट हो सके। अब जर्मिनेशन में क्या, जैसे ही परागकण यहाँ आए और वो जो जब जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं तो उनके बीच का अंतर क्या कहलाएगा, जर्मिनेशन पीरियड कहलाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि पॉलन ग्रेन के आते हैं उनमें जर्मिनेशन उसी समय शुरू हो जाए, नहीं, वो कितना भी 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट या घंटा ले सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये जब पॉलन ग्रेन है, अपन जानते हैं पॉलन ग्रेन में 2 आवरण होते हैं, एक तो इंटाइन, दूसरा एक्साइन। जो एक्साइन है तो इसमें से क्या होता है, विशेष हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलते हैं। कौन से एंजाइम निकलेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलेंगे जो एक्साइन को तोड़ देंगे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगे, एक्साइन को तोड़ देंगे और उसके अंदर की जो इंटाइन है, इंटाइन पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलेगी। यानी बाहर जो ये एक्साइन है उसको तो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम जो तोड़ देंगे और जो इंटाइन है वो पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलेगी। अब इन पॉलन ट्यूब में क्या, मेल गैमेट्स भी होते हैं। ठीक है ना। अब ये जो पॉलन ट्यूब किस में से जाएगी, स्टिग्मा से होकर पॉलन ट्यूब किस में जाएगी, स्टाइल में से होती हुई जाएगी। अब पॉलन ट्यूब की लंबाई कितनी है, ये किस पर निर्भर करती है कि स्टाइल की लंबाई कितनी है। स्टाइल की लंबाई यानी वर्तिका की लंबाई जितनी होती है उसके अकॉर्डिंग ही पॉलन ट्यूब की लंबाई होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि वर्तिका भी अलग अलग तरह की है। अगर होलो खोखली वर्तिका है तो पॉलन ट्यूब क्या होगा, आराम से जाते हुए कहाँ चला जाएगा, एम्ब्रियो सेक तक चला जाएगा। लेकिन अधिकांश में ये होलो ना होकर कैसी होती, ठोस होती है। ठोस होगी तब अब पॉलन ट्यूब कैसे आगे बढ़ेगी, तो पॉलन ट्यूब बढ़ने के लिए इसमें एक पैक्टिनेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है यहाँ पे, पैक्टिनेज एंजाइम सिक्रीट होगा। उससे क्या होगा कि ये उत्तकों को पैक्टिनेज एंजाइम गलाता जाएगा और पॉलन ट्यूब आगे बढ़ती चली जाएगी। और कभी कभी क्या होता है कि जो यहाँ टिश्यूज़ होते हैं उसमें इंट्रासेल्यूलर अवकाश, खाली खाली जगह होती है बीच में, तो पॉलन ट्यूब जो है खाली जगहों में अपना मार्ग बनाती हुई आगे बढ़ जाती है। तो वो चाहे किसी भी तरह से जाओ, आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि पॉलन ट्यूब जो है वो हमेशा नीचे की तरफ बढ़ती हुई किधर बढ़ेगी, ओव्यूल, यहाँ अपन क्या बोलेंगे इसको, एम्ब्रियो सेक की तरफ ही बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि इसके ओव्यूल में से विशेष एंजाइम निकलते हैं। वो एंजाइम हमेशा पॉलन ट्यूब को एम्ब्रियो सेक की तरफ ही आने देती है, विपरीत दिशा में नहीं जाने देती है। ठीक है ना। और एक अपने ये रह गया था कि जो पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें अधिकांश में तो एक ही पॉलन ट्यूब निकलती है। ठीक है, कभी कभी एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब भी निकल सकती है, लेकिन आगे जाकर वृद्धि केवल एक ही करती है। ठीक है ना। अगर एक पॉलन ट्यूब एक पॉलन ग्रेन से निकलती है तो उसको मोनोसाइफिनस बोलते हैं, और एक से ज़्यादा निकलती है पॉलन ट्यूब एक पॉलन ग्रेन से तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसाइफिनस बोलते हैं। लेकिन चाहे कितनी भी निकलो, एक ही पॉलन ट्यूब आगे बढ़ेगी। और आगे बढ़ने के लिए ओवरी से जो एंजाइम वगैरह, ओव्यूल या ओवरी से जो एंजाइम निकलते हैं वो केवल उनको पॉलन ट्यूब को केवल नीचे की ओर ही बढ़ने देंगे। पॉलन ट्यूब वहाँ से बढ़ती हुई कहाँ आ जाएगी, एम्ब्रियो सेक तक आ जाएगी। पॉलन ट्यूब क्या आ जाएगी, एम्ब्रियो सेक तक, यानी माइक्रोपाइल तक आएगी। माइक्रोपाइल से होती हुई एम्ब्रियो सेक तक पहुंच जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन कैसे होता है और वो कैसे आगे से आगे जाएगी। अब इस पॉलन ट्यूब में क्या है, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। तो अब आगे पहुंच गई तो अब क्या बचा, यहाँ अंदर एक सेल है और यहाँ पर एग सेल मतलब अंड कोशिका, और यहाँ नर युग्मक, यहाँ मेल गैमेट है। तो अब क्या बचा, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जो अपन देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसके अंदर।
अब देखिए एंट्री ऑफ, इससे पहले फर्टिलाइजेशन से पहले अपने को एक और टॉपिक समझना है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। यानी ये ओव्यूल है, ये सारे क्या बने हुए हैं, ओव्यूल है। तो अपन कहते हैं पोलन ट्यूब ओव्यूल में से जाएगी। तो इसको भी अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला देखो पोरोगेमी। पोरोगेमी में क्या है, पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से होकर जा रही है, ठीक है ना। यानी यदि पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से होकर कहाँ जाए, अंड कोशिका में जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोरोगेमी। दूसरा देखो पोलन ट्यूब कहाँ से आई, चेलेजा से होकर आई। कहाँ से होकर आई, चेलेजा से होकर आई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेलेजोगेमी। फर्स्ट तो माइक्रोपाइल से होकर आई, पोरोगेमी। अब सेकंड में क्या है, पोलन ट्यूब कहाँ से होकर आई, चेलेजा से होकर आई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेलेजोगेमी कहेंगे। और तीसरा है इसका मीजोगेमी, यानी इंटेग्यूमेंट से होकर ये पोलन ट्यूब आती है। किधर से होकर आती है, इंटेग्यूमेंट से होकर अंड कोशिका तक पोलन ट्यूब आती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मीजोगेमी कहेंगे। देखो तीनों, चाहे पोरोगेमी यानी माइक्रोपाइल से हो रही हो, चेलेजोगेमी मतलब चेलेजा से आ रही है, और तीसरा पोलन ट्यूब इंटेग्यूमेंट से आ रही है, जिसको हम मीजोगेमी कहते हैं। तो किसी भी रास्ते से आए, है ना, पोलन ट्यूब की एंट्री किधर से भी हो, लास्ट में ये किधर से हो जाती है, माइक्रोपाइल के उधर से, एक के अंदर से चले जाते हैं लास्ट में, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन की स्टडी करेंगे कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। देखिए अपन ने ये ओव्यूल देखा, ओव्यूल में पोलन ट्यूब जो है वो अब कहाँ तक चली गई, अंड कोशिका में जाने के लिए रेडी है, ठीक है ना। तो इसको अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अपन देखते हैं कि पोलन ट्यूब में तो होते हैं नर युग्मक, मेल गैमेट्स जो 2 होते हैं, ठीक है ना। और अंड कोशिका देखो आप, एग सेल बोलते हैं, उसके पास 2 और सेल है, जो अपन पहले पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसको हम सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं। देखो यहाँ 3 कोशिकाओं का समूह दिखाई दे रहा है, इसमें से एक तो एक सेल है और 2 कौन सी है, सिनर्जिड सेल बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। यहाँ इसको सहायक कोशिका बोलते हैं। ये अपनी ओव्यूल की स्ट्रक्चर ही एक बार वापस देख लीजिए। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में क्या होता है, 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे और 2 केंद्रक देखिए बीच में होते हैं, वो तो द्वितीय केंद्रक कहलाएंगे। ये क्या कहलाएगी, एंटीपोडल सेल्स। ये क्या कहलाएगी, एंटीपोडल सेल्स। और ये एग एपरेटस है, क्या है ये, एग एपरेटस है। एग एपरेटस में क्या होता है, एक तो एग सेल होती है जिसमें अंड कोशिका जिसको बोलते हैं, 2 सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड सेल्स होती है। अब ये जब पोलन ट्यूब यहाँ तक आएगी, तो यहाँ आने के बाद वो यहाँ तो क्या करेगी, बीच वाली देखो इस डायग्राम में देखो, ये जो पोलन ट्यूब आ रही है, अंड कोशिका या सहायक कोशिका के बीच में से होकर आएगी। पोलन ट्यूब कैसे आई, अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच में से आई। सेकंड डायग्राम में देखो कि सहायक कोशिका और ये एम्ब्रियो सेक की भित्ति से के बीच में से भी आ सकती है। कभी कभी ये कैसे आ सकती है, सहायक कोशिका या अंड कोशिका ये एम्ब्रियो सेक की भित्ति में से होकर भी आ सकती है। यानी कि इसकी एंट्री दोनों में से किसी भी तरह से हो। जैसे ही ये अंदर आएगी, तो अंदर आने से पहले जो 2 सहायक कोशिकाएं थी सिनर्जिड सेल, एक तो पहले ही डीजनरेट हो जाती है, यानी ख़त्म होने लग जाती है, ठीक है ना। तो जैसे ही ये पोलन ट्यूब अंदर आई और ये डीजनरेट होती हुई सहायक कोशिका के समीप आती है, तो पोलन ट्यूब के ऊपर ही ऊपर या पोलन ट्यूब के ऊपर वाले टिप से थोड़ा सा नीचे की ओर छेद हो जाता है। जैसे ही छेद हुआ, उसमें से दोनों मेल गैमेट्स बाहर आ जाते हैं। देखिए ये दोनों मेल गैमेट्स बाहर आ गए। अब एक मेल गैमेट जो है वो किस पर जाकर फ्यूज़न करेगा, एक मेल गैमेट है अंड कोशिका से जाकर फ्यूज़न करेगा। इसको हम फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या मेन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसके थ्रू ही युग्मक अपना एम्ब्रियो डेवलप होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अब ये जाइगोट बन जाएगा। वापस समझ लीजिए, जो दोनों नर युग्मक निकले, उनमें से जो पहला नर युग्मक जो अंड कोशिका से जाकर संयुग्मित हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बनना बोलेंगे। इसको हम फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या ट्रू फर्टिलाइजेशन अपन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, ट्रू फर्टिलाइजेशन। जिससे आगे जाकर, अभी तो गैमेट बना, लेकिन आगे जाकर के क्या बना लेंगे, ये इसी से ही एम्ब्रियो, अभी तो जाइगोट बना, आगे जाकर उससे एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, इसलिए इसको फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। लेकिन अभी अपन ने देखा कि यहाँ से 2 नर युग्मक निकलते हैं। एक नर युग्मक तो किससे फ्यूज़ हो गया, अंड कोशिका से। दूसरा अमीबीय गति करता हुआ कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस पे चला जाएगा। यानी 2 केंद्रक तो वहाँ पहले ही है, अब एक केंद्रक और वहाँ और चला गया, ठीक है ना। तो वहाँ कितने केंद्रक हो गए, अब
3 N केंद्रक हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकंड फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और इससे क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म बनेगी। ठीक है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या एंडोस्पर्म इससे डेवलप होता है। यानी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से तो क्या बनेगा? जाइगोट बनता है और उससे आगे जाकर एम्ब्रियो डेवलप होता है। इसको फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और दूसरा नर युग्मक सेकेंडरी न्यूक्लियाई तक चला जाता है, यानी 2 न्यूक्लियाई तो पहले ही वहाँ है, तीसरा और आ गया, तो यहाँ कितने न्यूक्लियाई हो गए? 3 N हो गए। तो इसको सेकंड फर्टिलाइजेशन भी बोलेंगे। और इससे आगे जाके एंडोस्पर्म डेवलप होता है। तो कुल इसको अपन क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। यानी एक फर्टिलाइजेशन तो एक सेल से हुआ जिससे आगे जाकर एम्ब्रियो डेवलप होता है। ठीक है ना। दूसरा फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? सेकेंडरी न्यूक्लियाई पर हुआ, जहाँ 3 N न्यूक्लियस होते हैं जिससे एंडोस्पर्म डेवलप होता है। तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। यानी कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ नीचे, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलेंगे? कि 2 केंद्रक तो यहाँ पहले ही है। सेकेंडरी न्यूक्लियाई में अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि 2 न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है ना, 2 न्यूक्लियाई तो पहले ही है, फिर एक न्यूक्लियाई और यहाँ नर युग्मक और यहाँ आ गया, तो नर युग्मक यहाँ फ्यूज़न हो गया, तो कितने न्यूक्लियाई हो जाएंगे? कुल मिला के 3 न्यूक्लियाई हो जाएंगे। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूज़न। 3 न्यूक्लियाई है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? अपना फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि जो एंडोस्पर्म अपन ने बताया, एंडोस्पर्म कहाँ बनता है? जो द्वितीय सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो बीच में थी उससे तीसरा न्यूक्लियस आकर और मिलता है। ठीक है ना, डबल फर्टिलाइजेशन अपन ने बोला, उसके साथ क्या बोला? 3 न्यूक्लियाई, यानी जो दूसरा नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक से आकर जुड़ता है, तो 3 N हो गए। उन 3 N से अपन ने पिछले डायग्राम में अपन ने देखा कि उससे एंडोस्पर्म डेवलप होता है। इस एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन है? ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने का काम करता है। यानी भोज्य डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उसको भोज्य पदार्थ या पोषण प्रदान करने का काम करता है। अब ये भी 3 तरह के हैं, एक तो न्यूक्लियर टाइप, दूसरा सेल्यूलर टाइप और तीसरा हेलोबिलियल टाइप। न्यूक्लियर टाइप देखिए नंबर वो डायग्राम जो है, इसके अंदर क्या होता है? जो न्यूक्लियाई होते हैं उसमें फ्री डिवीज़न होता रहता है, यानी एक के बाद एक करके बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं। देखो कितने सारे न्यूक्लियस है। यानी न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न किसे कहेंगे? कि न्यूक्लियाई एक से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी बहुत सारे न्यूक्लियाइस बनेंगे। और ये सारे न्यूक्लियस कहाँ चले गए? पेरीफेरी की तरफ चले गए, इसके किनारों की ओर चले गए। ठीक है, बीच में खाली जगह हो गई। डायग्राम में देखो, ये बीच में खाली जगह है, इसको वैक्यूल बोलते हैं। यानी बीच में क्या बन जाती है? वैक्यूल। बीच में तो बन गई वैक्यूल। और जो ये न्यूक्लियस है वो सारे के सारे न्यूक्लियाई उसके परिधि के और चारों तरफ चले जाते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर टाइप का बोलेंगे। अब इसमें शुरुआत में तो यही रहेगा, लेकिन किसी किसी में लास्ट में क्या हो जाता है? जब ये पूरे साइड में चले जाते हैं तो इसके अंदर सेल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, यानी सेल बनने लग जाती है। इसका एग्जाम्पल है कोकोनट। कोकोनट में जो नारियल पानी होता है लिक्विड, उसके अंदर क्या होता है? केंद्रक घूमते रहते हैं। तो ये जो कोकोनट है लिक्विड, वो किसका एग्जाम्पल है? न्यूक्लियर टाइप का। ठीक है ना, न्यूक्लियर टाइप में आप समझ ही गए ना, बीच में वैक्यूल बन जाती है और फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न से बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं, वो परिधि की ओर चले जाते हैं। दूसरा है अपना सेल्यूलर टाइप। सेल्यूलर टाइप में क्या होगा कि जैसे ही एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगी? सेल कोशिका भित्ति बन जाती। क्या बन जाती है? कोशिका भित्ति बन जाती है। यानी 1 से 2 न्यूक्लियस हुए तो बीच में कोशिका भित्ति बन गई, तो 1 से 2 कोशिकाएं बन गई। फिर इनमें वापस डिवीज़न हुआ तो हर न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद में इसमें सेल वॉल बनती जाती है। और हर बार सेल वॉल बनने से देखो ये सारी कोशिकाएं बनती चली जाती है, यानी शुरुआत से ही इसमें कोशिकाएं बन जाती है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? सेल्यूलर टाइप बोलेंगे। इसका है वर्बेस्कम। इसका एग्जाम्पल क्या है? वर्बेस्कम। थर्ड है इसका हेलोबियल टाइप। डायग्राम में देखिए, हेलोबियल जो है इन दोनों के बीच का है। हेलोबियल क्या है? न्यूक्लियर और जो सेल्यूलर दोनों तरह के जो एंडोस्पर्म जो होते हैं उनके बीच का है। कैसे? कि सबसे पहला जो इनमें न्यूक्लियर डिवीज़न होता है तो तब तो इनमें सेल वॉल बन जाती है, यानी एक तो बनेगी बड़ी कोशिका और दूसरी बनेगी छोटी कोशिका। तो बड़ी कोशिका में, छोटी कोशिका में क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होंगे। क्या होंगे उसके अंदर?
फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे और उसके बीच में सेल वॉल नहीं बनेगी, यानी कोशिकाएं नहीं बनेगी, और ये जो न्यूक्लियर है उसकी इसी की तरह इसके परिधि की ओर चले जाते हैं। और जो नीचे की बड़ी कोशिका है वो इसकी तरह होगी। क्या होगा, एक कोशिका से 2 बनी, 3 बनी, इनके बीच बीच में क्या बनते जाएंगे, सेल वॉल बनती जाएगी और बहुत सारी कोशिकाएं बनती जाएगी। यानी इसमें ऊपर का पार्ट तो कैसा है, इसका न्यूक्लियर जैसा, और नीचे वाला सेल्यूलर जैसा है। तो इन दोनों के बीच का इसको बोलते हैं हेलोबियल टाइप। ये किस में पाया जाता है, अधिकांश मोनोकोट प्लांट में हेलोबियल टाइप का ही एंडोस्पर्म पाया जाता है। यानी एंडोस्पर्म जो भोज्य पदार्थ प्रदान करता है वो कितनी तरह के अपन पढ़ चुके हैं। अब मेन है एम्ब्रियोजेनेसिस, इस चैप्टर का मेन पॉइंट एम्ब्रियोजेनेसिस यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। अभी तक अपन पढ़ते परागकण भी बन गए अपने, वर्तिकाग्र भी हो गई, पोलन ट्यूब बन गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया अपना। क्या बन गया इसमें, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ऊस्पोर लिखा हुआ है, तो इसको हम जाइगोट भी कहते हैं। ऊस्पोर को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जाइगोट है, उसके अंदर जो सबसे पहला वाला जो डिवीज़न है वो अनुप्रस्थ डिवीज़न होता है, ठीक है ना। अनुप्रस्थ डिवीज़न होगा तो क्या होगा, जिसको अनुप्रस्थ डिवीज़न को हम ट्रांसफर भी बोलते हैं, ट्रांसफर डिवीज़न। तो एक सेल से 2 सेल बन गई, एक कोशिका में ट्रांसफर डिवीज़न हुआ, एक कोशिका जिसको हम ऊस्पोर या जाइगोट बोलते हैं, जिसके अंदर कौन सा डिवीज़न हुआ, अनुप्रस्थ, या जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर डिवीज़न बोलते हैं। उस एक कोशिका से कितनी बन गई, 2 बन गई। ऊपर वाली कोशिका को हम बोलेंगे एपिकल सेल और नीचे वाली को बेसल सेल। एपिकल सेल को हम एम्ब्रियोनल सेल भी बोलते हैं कि 2 कोशिकाएं बनी, एक तो एपिकल सेल, दूसरा बेसल सेल। एपिकल सेल को हम एम्ब्रियोनल सेल भी बोलते हैं। अब आगे इसको ध्यान से देखना है कि जो एपिकल सेल होता है उसमें वर्टिकल डिवीज़न होगा। इस एपिकल सेल में कौन सा डिवीज़न होगा, वर्टिकल डिवीज़न होगा। और जो नीचे की बेसल सेल है उसमें वापस ट्रांसफर डिवीज़न होंगे। एपिकल सेल में अब सेकंड डिवीज़न कैसा हुआ, वर्टिकल हुआ, ठीक है ना। और जो नीचे की अपनी बेसल सेल है उसके अंदर ट्रांसफर डिवीज़न ही होते हैं। तो जो एपिकल सेल है उसमें वर्टिकल डिवीज़न होने से कितनी सेल बन गई, 2 बन गई। फिर 2 में वापस वर्टिकल डिवीज़न होंगे तो क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। देखो 2 तो आगे दिख रही है और 2 इसके पीछे की तरफ है, अपने को ये 2 ही दिख रही है ना, आगे 2 है, 2 इसके पीछे है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। इस स्टेज को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट स्टेज के बाद वापस इसमें कौन सा डिवीज़न होगा, ट्रांसफर डिवीज़न होंगे। ट्रांसफर डिवीज़न होने से क्या बनेगा, ऑक्टेंट बनेगा। अब ऑक्टेंट में 4 आगे दिख रही है और 4 इसके पीछे की तरफ होती है, ठीक है ना। अब ऑक्टेंट बनने के बाद इसके अंदर ऑक्टेंट की जो सेल है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा। कौन सा डिवीज़न होगा, पेरिक्लाइनल। यानी ये 4 आगे की तरफ दिख रही है, 4 पीछे की तरफ होगी। तो पेरिक्लाइनल डिवीज़न से क्या होती है, जो अलग सेल्स बनती है एक लेयर, उसको डर्मेटोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डर्मेटोजन बोलते हैं। डर्मेटोजन में वापस एंटीक्लाइनल डिवीज़न होंगे तो ये डर्मेटोजन किस में चेंज हो जाएगी, एपिडर्मिस में चेंज हो जाएगी। देखो थोड़ा सा टिपिकल है, वापस समझ लो। वो स्पोर जो जाइगोट बना अपना, जाइगोट किससे बनता है, अंड कोशिका और एक नर युग्मक का जो संयोजन हुआ, यानी जो ट्रू फर्टिलाइजेशन या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे अपना क्या बना, जाइगोट बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो स्पोर भी बनते हैं। उस जाइगोट में क्या होता है कि फर्स्ट डिवीज़न जो होता है अनुप्रस्थ या ट्रांसफर डिवीज़न होता है, जिससे 2 सेल बनती है। एक ऊपर वाली तो बनती है एपिकल सेल, दूसरी कौन सी बनती है, बेसल सेल। एपिकल सेल को हम एम्ब्रियोनल सेल भी बोलते हैं। फिर ऊपर वाली जो एपिकल सेल है उसमें कौन सा डिवीज़न होता है, वर्टिकल डिवीज़न होता है। और नीचे वाली में तो अभी तक क्या हुआ है, ट्रांसफर डिवीज़न ही हुआ है। तो जो अपनी एम्ब्रियोनल या एपिकल सेल है उसमें वर्टिकल डिवीज़न होने से 2 बनी, 2 में वापस वर्टिकल डिवीज़न हुआ तो 4 बनी। इस 4 में से 2 आगे दिख रही है, 2 पीछे की तरफ होती है, तो उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, क्वाड्रेंट। फिर इस क्वाड्रेंट में वर्टिकल डिवीज़न होगा तो ऑक्टेंट बनेगा। ऑक्टेंट में भी 4 अपने को यहाँ दिख रही है, 4 इसके पीछे है। फिर ऑक्टेंट में ट्रांसफर डिवीज़न होंगे, नहीं, ऑक्टेंट की जो सेल है उसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीज़न होंगे। पेरिक्लाइनल डिवीज़न से होने से क्या होगा, ये बाहर लेयर बन जाएगी। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, डर्मेटोजन बोलेंगे। अब डर्मेटोजन में क्या होगा कि वापस एंटीक्लाइनल डिवीज़न होंगे तो बहुत सारी सेल्स बनेगी और डर्मेटोजन अब अपने किस में बदल जाएगी, एपिडर्मिस में बदल जाएगी, ठीक है ना। ये बीच में डेवलपिंग एम्ब्रियो है। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है
जो एपिकल सेल का आगे से आगे डिवीजन हो रहा है, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो शुरुआत में तो कैसे दिख रहा है, गोलाकार दिख रहा है। कैसा दिख रहा है शुरुआत में डेवलपिंग एम्ब्रियो? गोलाकार दिख रहा है, जिसके बाहर की तरफ डर्मेटोजन है, नीचे हाइपोफाइसिस है। अब धीरे धीरे ये जो गोलाकार जो संरचना है वो किस शेप में बदल गई? हार्ट के शेप में बदल जाती है। किस शेप में बदल जाती है? हार्ट के शेप में बदल जाती है। और ये खांच अंदर और गहरी होती चली जाती है। ठीक है, डर्मेटोजन इसके अभी तक भी बाहर है। अब जो ये खांच बनती जा रही है, उसके बाद जो नीचे जो सेल थी अपन ने देखा बेसल सेल। बेसल सेल में कौन से डिवीजन होते हैं? ट्रांसफ़र डिवीजन होते हैं। बेसल सेल में क्या होते हैं? ट्रांसफ़र डिवीजन होते हैं। ट्रांसफ़र डिवीजन होने से 7 से 10 कोशिकाएं बन जाती है। क्या बन जाती है? नीचे की तरफ 7 से 10 कोशिकाएं बन जाती है, जिसको सस्पेंसर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? ऊपर वाली तो एम्ब्रियो बना रही है, ऊपर वाली तो जो एपिकल सेल है वो तो एम्ब्रियो बना रही है, और नीचे वाली जो बेसल सेल थी वो बेसल सेल क्या बनाती है? नीचे 8 से 10 या 7 से 10 कोशिकाएं हैं, वो सस्पेंसर बनाती है। क्या कहलाएगी वो? सस्पेंसर कहलाएगी। जो सस्पेंसर की सबसे नीचे वाली सेल होती है, जो फूल कर क्या शक्कर बना लेती है, जो भोज्य पदार्थ सक करने का काम करती है या ग्रहण करने का काम करती है। वापस समझ लो, जो अपनी बेसल सेल थी, ऊपर तो जो एम्ब्रियो बना रही है वो तो एपिकल सेल से बन रहा है। नीचे वाली बेसल सेल में कौन से डिवीजन होते हैं? ट्रांसफर डिवीजन होते हैं। तो उसके नंबर 7 से 10 कोशिकाएं बन जाती है लंबाई में। उसको हम निलंबक या सस्पेंसर बोलते हैं। सस्पेंसर के जो सबसे लास्ट वाली है वो शक्कर का काम कर जाती है, यानी भोज्य पदार्थ ग्रहण करने का काम करती है। ठीक है ना। और जो ये अपना एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो था, पहले गोलाकार होता है, फिर हार्ट शेप में हो जाता है, और ये खांच अंदर गहरी चली जाती है। और इसमें देखिए जो गहरी चली जाती है, यहाँ से तो रेडिकल बनता है, यानी जड़ वगैरह नीचे का पार्ट जो है वो रेडिकल कहलाता है, जिसको हम मूलांकुर भी बोलते हैं। तो यहाँ से तो मूलांकुर निकलेगा, और ऊपर जो दोनों कोटिलोडन है इसके बीच में से यहाँ से क्या निकलेगा? प्राकुर निकलेगा, जिसको प्ल्यूमूल बोलते हैं। यानी यहाँ से तो निकला रेडिकल, जिसको मूलांकुर बोलते हैं, और ये दोनों कोटिलिडन जो है द्विबीज पत्र, उसके बीच में यहाँ से प्ल्यूम्यूल निकलता है, जिसको हम प्राकुर बोलते हैं। प्राकुर से तो तने वाला ऊपर वाला पार्ट बनता है, और मूलांकुर से क्या होता है? जड़ वाला नीचे वाला पार्ट बनता है। तो अपन ने जो एम्ब्रियो सेक देखा था, उस एम्ब्रियो सेक में क्या होता है? ऊपर वाला पार्ट चेलेजा वाला पार्ट था, नीचे वाला पार्ट क्या था? माइक्रोपाइल वाला था। तो जो ये कोटिलिडन बनते हैं वो ऊपर की तरफ चेलेजा की तरफ बनते हैं, और जो अपना शक्कर बनता है वो किधर बनता है? माइक्रोपाइल की ओर बनता है। ठीक है ना। यहाँ पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो गया, तो इसके अंदर जो न्यू सेल्स थी पूरी, वो इसमें अधिकांश काम में आ जाती है। थोड़ी बहुत देखो साइड में दिखाई दे रही है अलग अलग न्यू सेल्स। उसके साथ एंडोस्पर्म भी दिखाई दे रहा है, एंडोस्पर्म की न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है। ये है सस्पेंसर। इसके बाद ये दोनों जो इंटेग्यूमेंट है, ओव्यूल में 2 इंटेग्यूमेंट होती थी, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर। ये दोनों इंटेग्यूमेंट जो है वो आगे जाकर बाद में जो बीज बनता है उसकी चोल में परिवर्तित हो जाती है, जिसको टेस्टा और टैगमेन बोलते हैं। तो ये अपना डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हो गया, तुमको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने बताया जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो किस में बदल जाता है? अपना एम्ब्रियो सेक किस में बदल जाता है? एम्ब्रियो सेक जो है अपना सीड में बदल जाएगा। पूरा एम्ब्रियो सेक किस में बदल जाएगा? ये एम्ब्रियो सेक दिख रहा है, अब ये सीड में बदल जाता है। कैसे? जो एम्ब्रियो सेक होता है उसमें 2 है, एक तो एंडोस्पर्म है, जिसमें क्या होता है? फूड स्टोर रहता है, और इसमें से जो ये फूड स्टोर रहता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये क्या है? डेवलपिंग एम्ब्रियो है। उसको भोज्य पदार्थ कौन देता रहता है? एंडोस्पर्म से मिलता रहता है। जब ये एम्ब्रियो डेवलप होगा तो एंडोस्पर्म से तो उसको खाना मिल जाएगा। ठीक है ना। और ये जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल से ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री हो जाएगी। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन और वाटर भी डेवलपिंग एम्ब्रियो को चाहिए। किसी भी एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए और फूड चाहिए। तो ऑक्सीजन वाटर तो इसको माइक्रोपाइल से मिल ही रही है, और फूड इसको किससे मिल रहा है? एंडोस्पर्म से मिल रहा है। ठीक है ना। अब जो इसमें तो फूड स्टोर रहता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए ज़रूरी है, और जो एम्ब्रियो से क्या होगा? बाद में प्ल्यूम्यूल ऊपर की ओर, रेडिकल नीचे की ओर निकलती है, और कोटिलिडन्स रहते हैं, बीज पत्र जिसको बोलते हैं अपन। और ये दोनों जो इंटेग्यूमेंट है वो ये जब पूरी ये बीज बना लेती है, तो बीज के दोनों आवरण जो होते हैं, तो दोनों ये जो ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट है वो सीड कोट बना लेती है। बीज के दोनों बाहर के आवरण बना लेते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टेस्टा और टैगमेन। बाहर वाला बीज का आवरण तो टेस्टा कहलाएगा जो थिक होता है, और अंदर वाला बीज का आवरण क्या कहलाएगा? टैगमेन कहलाएगा जो कि पतला होता है। ये हो गया अपना पूरा सीड फॉर्मेशन। ये डायग्राम आप बना लेना इसको। ठीक है। फिर सीड, अब बीज अपन ने बताया 2 तरह के बीज होंगे। एक तो कैसा होगा बीज? नॉन एंडोस्पर्मिक बीज,
और दूसरा एंडोस्पर्मिक बीज। यहाँ बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एंड एंडोस्पर्मिक सीड। फर्स्ट वाला देखिए जिसका एग्जाम्पल है ब्रॉड बीन। इसके अंदर क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है वो पूरा एंडोस्पर्म जो है पूरा भोज्य पदार्थ को काम में ले लेते हैं। यानी जब बीज पूरा बन जाता है, जब उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं रहता है, इसलिए इसको नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। तो जब अगर अपन ये देखते हैं कि जब एंडोस्पर्म नहीं रहा तो अब भोज्य पदार्थ जो नया पौधा बन रहा है उसको शुरुआत में कौन देगा? उसके लिए उसके अंदर क्या आ जाते हैं? कॉटिलिडन्स बीज पत्र होते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ संचित रहता है जो नवांकुर को भोज्य पदार्थ देने का काम करता है। यानी नॉन एंडोस्पर्मिक में लास्ट में एंडोस्पर्म खत्म हो जाती है, जिसका एग्जाम्पल है ब्रॉड बीन। और दूसरा मेज जिसका एग्जाम्पल है ये एंडोस्पर्मिक सीड। अब इसमें देखो पूरा बीज बन गया, जब भी इतना बड़ा एंडोस्पर्म नज़र आ रहा है, जो नया प्लूम्यूल और रेडिकल निकलते हैं उसको भोज्य पदार्थ किससे मिलता है? एंडोस्पर्म से। यानी एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म रहता है और उससे मिलता है, और इसमें किससे मिलेगा? एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है तो कॉटिलिडन्स से मिलेगा। यानी दो तरह के बीज बनते हैं, एक तो नॉन एंडोस्पर्मिक और एक है एंडोस्पर्मिक। ठीक है, अगला आप देखिए कि जो अपन ने देखा कि ओव्यूल से जो सीड फॉर्मेशन हो रहा है, ओव्यूल किस में बदल जाएगा? सीड में। तो उसमें क्या क्या चेंज हो जाते हैं? जैसे ओव्यूल का जो फ्यूनिकल वाला पार्ट है, यानी जिससे वो ओवरी में जुड़ा रहता है ओव्यूल, उसको फ्यूनिकल बोलते हैं। तो वो किस में बदल जाएगा? सीड के स्टॉक में बदल जाएगा, बीज व्रंत जिसको हम बोलते हैं। ये फ्यूनिकल किस में बदल जाएगा? बीज व्रंत में बदल जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा हीलियम है, वो हीलियम ही रहेगा। फिर है न्यू सेलस। न्यू सेलस क्या होता है? पूरी तरह डीजनरेट हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के काम में आ जाता है, किसी किसी में थोड़ा सा बचा रहता है। फिर है इंटेग्यूमेंट। पिछले भी डायग्राम में मैंने बताया दो इंटेग्यूमेंट होती है ओव्यूल में। दोनों क्या बना देती है? दोनों दो सीड कोट बना लेती है, बाहर वाला टेस्टा और अंदर वाला टेगमेन। फिर पांचवा पॉइंट देखो, एम्ब्रियो सेक जो है, एम्ब्रियो सेक जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है। एम्ब्रियो सेक क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है। फिर असेसरी सेल्स जो है या सिनर्जिस जिसको एंटीपोडल सेल्स भी कहते हैं, वो भी क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है, यानी वो भी ख़त्म हो जाती है। फिर बची एग सेल। एग सेल क्या बना लेगी? एम्ब्रियो, क्योंकि एग सेल और उसमें नर युग्मक मेल गैमेट आकर क्या जाइगोट बना लेते हैं, जिससे अपन ने पूरा पढ़ा कि आगे जाकर क्या बना लेगी? एम्ब्रियो बना लेगी। फिर है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या बनाती है? एंडोस्पर्म। सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो एंडोस्पर्म होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड देता है, अपन पहले वाले डायग्राम में देख चुके हैं। ये आ गया क्या क्या चेंज होता है कि ओव्यूल का पार्ट और वो। अब देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो इंटेग्यूमेंट है वो तो किस में बदल गई? सीड कोट में, यानी बीज के आवरण बना दिए, बाहर वाला टेस्टा अंदर वाला टेगमेन। फिर माइक्रोपाइल जो है वो किस में बदल जाएगी? सीड पोर में। ओव्यूल्स किस में बदल जाएंगे? सीड में बदल जाएंगे। ओवरी किस में बदल जाएगी? फ्रूट में बदल जाएगी। और जो ओवरी की वाल है, अंडाशय, अंडाशय बन गया फ्रूट में, फल बना लिया। और जो अंडाशय की वॉल या जिसको ओवरी की वॉल बना लेते हैं वो क्या बनाएगी? अपने फल भित्ति बना लेगी, जिसको अपन पेरिकार्प कहते हैं। यानी ओवरी किस में बदल जाता है? फ्रूट में बदल जाता है। तो जो ओवरी की वाल है वो क्या बना लेगी? फल भित्ति बना लेगी, जिसको हम पेरिकार्प भी बोलते हैं। यानी अंडाशय क्या बना लेता है? फल बना लेता है। अंडाशय जो फल में परिवर्तित हो जाता है, तो फ्रूट है, फ्रूट को अपन ने 3 टाइप्स में डिवाइड किया। ट्रू फ्रूट, सेकंड है फॉल्स फ्रूट और थर्ड है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट में क्या होता है? जो अंडाशय ओवरी जो है, ओवरी जो फ्रूट में, यानी ओवरी अंडाशय जो फल में डेवलप हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम ट्रू फ्रूट कहेंगे। ट्रू फ्रूट में फल किससे बनता है? अंडाशय। ओवरी से जो फल बनता है वो तो ट्रू फ्रूट या सत्य फल कहलाता है। ठीक है ना। फिर दूसरा है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में क्या होता है कि ओवरी के अलावा जो फ्लावर के पार्ट होते हैं, उस किसी भी पार्ट से अगर फल बन रहा हो तो उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। फॉल्स फ्रूट किससे बनेगा? अंडाशय को छोड़कर, यानी अंडाशय से बनता है वो तो ट्रू फ्रूट कहलाएगा। और अंडाशय को छोड़कर अन्य जो फ्लावर के पार्ट्स है उससे, फ्लोरल पार्ट से फ्रूट बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है केशव या स्ट्रॉबेरी बोलते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है ना। थर्ड है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाए। अपन देखते हैं ना गैमेट्स बनते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उससे फ्रूट बनेगा ओवरी से। लेकिन इसके अंदर क्या है?
बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाए तो उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है बनाना। इसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट को अपन ये जो अपना इसमें स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा के ऊपर यदि जिब्रेलिन और ऑक्सिन का छिड़काव करें तो भी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बना सकते हैं। इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। और उसको ये अपने मतलब कुछ साइंटिस्ट द्वारा यहाँ किसानों द्वारा भी ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ऑक्सिन और जिब्रेलिन का छिड़काव करके भी किया जा सकता है। हो गया टाइप्स ऑफ फ्रूट। अब ये पूरा चैप्टर अपना है। और सबसे पहले इस चैप्टर में अपन ने पॉलिनेशन पढ़ा, पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़ी, फिर पोलन ट्यूब कैसे पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ, पोलन ट्यूब कैसे बनी, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ा। फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन बना, यानी डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न अपन ने पढ़ा। फिर अगले में अपन देखा कि जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ट्रू फर्टिलाइजेशन से जो गैमीट बना उससे एम्ब्रियो कैसे डेवलप हुआ, फिर एम्ब्रियो से सीड कैसे डेवलप हुआ और फ्रूट कैसे बना। ये सारी स्टडी हमने इस चैप्टर में करी। ये अपना 3rd चैप्टर था। ओके, अब 4th चैप्टर के लिए कुछ दिन बाद मिलेंगे। ठीक है, बाय।